Chapter 1 Coulomb's Law Class 12 Matter. So student, what is matter? तो मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर इज एनीथिंग which occupies space, have mass, and can be perceived by our senses. कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसके पास मास हो और हमारे सेंसेस से क्या हो सकता है, उसको हम सेंस कर सकते हो, परसिप्ट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फिर मैटर की दो प्रॉपर्टी होती हैं। मैटर हैव टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज चार्ज एंड सेकेंड इज मास। मास तो बच्चों आपने छोटी 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट फिर से पढ़ा देता हूँ। मास क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by the virtue of which it experience a force of attraction in the presence of other mass. In the presence of other मास। ठीक है बच्चों, तो मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, जिसकी वजह से मैटर जो है या मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इस फोर्स का जो नाम होता है, नेम ऑफ फोर्स, उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं? ये कोई मैटर है, ये कोई बॉडी है, मासिव बॉडी, फर्स्ट बॉडी, और ये आपकी सेकंड बॉडी है, और इनके सेंटर्स के बीच में ये क्या है आपका? आर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मास पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये इक्वल्स टू में चेंज होगा और यहाँ पर जी आएगा। जी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने पर आए, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
और इस केस में ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका जी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और यहाँ पर क्या आ गया जी, और बाकी सब सेम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि कैपिटल जी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ये बन जाएगा एफ, ये आर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो बेटा ये फॉर्मूला बनाने की जो हमें ज़रूरत पड़ी जिससे कि हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकें और यूनिट। तो एक तरफ हम यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, तो वो क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर और मास की किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो ये जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम इसके डायमेंशन निकाल लेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होती है, जो आर स्क्वायर की डायमेंशन होगी, और m1 की m, m2 की m, ये हो जाएगा आपका ml(t-2), ये फोर्स की डायमेंशन हो गई, r की l तो r स्क्वायर की l स्क्वायर, और m इंटू m हो गया m स्क्वायर। तो उसको लिखा जा सकता है कि कैपिटल G की डायमेंशन हो जाएगी आपकी m, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, तो ये बचेगा m-1 l³ और t-2। ये हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई, ये आपकी SI यूनिट हो गई, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो कैपिटल G का मैग्नीट्यूड होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट हम पढ़ ही चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो आपका कैपिटल G, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से लिख लो इसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए मैटर की, तो अब सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by the virtue of which a charge experience a force of
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन in the presence of other charge. In the presence of other charge. ठीक है, जब भी कोई आप चार्ज रखोगे, अब दो चार्ज रखोगे, आपके पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R। तो ये दोनों चार्ज जो R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों चार्जेस। ठीक है, वो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है जी, नेम ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ फोर्स क्या हो चुका है, या तो अट्रैक्टिव होगी या क्या होगी, रिपल्सिव, या तो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव। ठीक है, और नाम क्या होगा फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात आती है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ, ये जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वाला डेरिवेशन किया था, तो ये था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, तो उसको अभी तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही कहेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू भी होती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यूनिट निकाल लेते हैं। पहले के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, के इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होगी फोर्स की, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इंटू कूलाम। तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद डायमेंशन की बात करेंगे। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होगी R स्क्वायर की डायमेंशन होगी, Q1 की डायमेंशन होगी, Q2 की डायमेंशन होगी। तो पहले हम Q की डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल्स टू IT।
तो क्यू की डायमेंशन हो जाएगी आपकी ए टी, तो देयरफॉर के की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, भाई फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता है एम एल टी माइनस 2 आर एल स्क्वायर, क्यू की हो जाएगी ए टी और फिर एक और क्यू है तो फिर ए टी, तो ये हो जाएगा आपका के इक्वल्स टू एम एल क्यू टी माइनस और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 4 ए माइनस 2, ये आपकी के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है जी, यूनिट हम निकाल ही चुके हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड कितना होता है के का, तो के को हम लिखेंगे कैसे कि के इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नमस्ते भाई, ठीक है, 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अच्छे से पढ़ लिया है, बट ये जो हमारी फोर्स थी F इक्वल्स टू के क्यू 1 क्यू 2 आर स्क्वायर, ये हमें कहाँ से मिली, ये मिला हमें कि जो फोर्स है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस बिटवीन देम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं बच्चों। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, इसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए हम डायमेंशन पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड पढ़ चुके हैं के का, फिर से एक बार और लिखते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम्स लॉ है। ठीक है, इसके अंदर जो ये के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या फिर एयर, इसकी वैल्यू होती है बच्चों, देखिए अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो के बारे में हम पढ़ कर आए हैं, बस के का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसकी यूनिट सबसे पहले इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और देखिए के की यूनिट क्या थी, के की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट हम पढ़ कर आए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट ऑफ के है। तो अगर यूनिट ऑफ के यहाँ रखोगे और इसकी यूनिट निकालोगे तो 1/4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट की ही यूनिट होगी, ये एप्सिलॉन नॉट है आपका, और सही से लिख लो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो के का रेसिप्रोकल होगा, तो इस हिसाब से के का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है आपकी मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है, मैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लिया कि आप एप्सिलॉन परमिटिविटी की या एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट निकालिए,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, की वैल्यू आपको पता चली चुकी है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर फोर्स को और क्या लिखा जा सकता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ से हम SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, SI यूनिट निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट के, तो 1 की कोई SI यूनिट होगी नहीं, तो ऊपर कूलम इंटू कूलम हो जाएगा, नीचे न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड के साथ एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब डायमेंशन देख लो, डायमेंशन भी ऐसी निकलेगी। फॉर्मूला पूरा तुम्हारे पास है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्यू की भाई क्यू की डायमेंशन 80 होती है, तो 80 इंटू 80। किसी को ना पता हो क्यू की डायमेंशन, तो क्यू का फॉर्मूला IT होता है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 10th में पढ़ा होगा, तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा IT। ठीक है जी, तो 80 इंटू 80 अपॉन फोर्स का होता है MLT-2 और आर स्क्वायर हो जाएगा आपका L स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर ML³ T-2। तो ये हो जाएगा आपका M-1 L-Q T, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो T4 और A स्क्वायर। ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। एक बार चेक कर लेना बच्चों, कभी कुछ गलती हो गई हो। कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है कि कैसे आप इसको करेंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका। तो कूलम्स लॉ आपका लगभग फिनिश हो चुका है। ठीक है जी, और ये परमिटिविटी एक्चुअल में मीडियम आपने चार्ज कहाँ पर प्लेस किए हैं, जैसे Q1 और Q2 है और बीच में एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। और अगर Q1 Q2 आपने वाटर में रख दिया, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर लेंगे आप, जो कि 81 होती है। सॉरी, चेक करवा देंगे कितनी होती है, मतलब कुछ तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इस पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन यही है कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, तो उस मीडियम पर फोर्स कैसे डिपेंड करता है, ये सीखना है हमें। तो अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे बच्चों, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके लिए कैपिटल के यूज करते हैं, और इसका एक और नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी।
अब देखिए क्या होता है, ये होता है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू absolute permittivity is called dielectric constant, और क्या कहते हैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है भाई बच्चों, आया कुछ समझ में? ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसमें कह सकते हैं कि K इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी K टाइम्स होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये ले लूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81 है, तो देन परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अब देखिए चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उस पर कैसे डिपेंड करती है, उस पर क्या डिपेंडेंसी होगी। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R, और ये कहाँ रखा हुआ है, एयर। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसे F0 कहेंगे। तो वो हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट। अब आपने मीडियम चेंज करा, Q1 को उतने ही डिस्टेंस पर कहाँ पर रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया। तो अब जो फोर्स लगेगी Fm वो कितनी रहेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आएगा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे, सेकेंड से। तो इसका मतलब कि आप F0 को Fm से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर को 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से डिवाइड करोगे। देखिए इसमें क्या होगा, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई से बचेगा क्या, F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन m 1/एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो फ्रैक्शन का साइन होता है इसका मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, और उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये हो जाएगा F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया। और तुम्हें पता है कि बट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या कह दो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो यहाँ एक फॉर्मूला और मिल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि F0 अपॉन Fm। तो अगर हम वाटर वाला केस फिर से लें तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि किसी मीडियम में जो फोर्स होती है
वो 1/k टाइम्स हो जाएगी किसका, फोर्स इन एयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर में फोर्स लग रही है 800 न्यूटन, और अब अगर मीडियम चेंज कर दिया तुमने, वाटर कर दिया, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 80, तो वाटर में फोर्स कितनी लगेगी इस फॉर्मूले से 1/k इंटू एफ नॉट, तो 1/80 इंटू 800, तो ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू वाटर में 10 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, फोर्स इन एयर 800 थी, मीडियम चेंज करा क्योंकि उसकी परमिटिविटी चेंज हो गई, तो उस वजह से उसकी फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है इस पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी पर। ठीक है जी, परमिटिविटी, अगर किसी मीडियम को परमिटिविटी बढ़ेगी तो उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम इन विच चार्ज प्लेस्ड। ठीक है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the medium between two massive bodies। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, अब हमने एक तरीके से कहते हो तो कूलम्ब्स लॉ तो कर दिया खत्म। चार्ज के बारे में पहले से ही तुम्हें पता होगा, चार्ज को थोड़ा तो जानते ही होंगे, चार्ज की डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसआई यूनिट चार्ज की कूलम होती है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होती है। डायमेंशन आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ए टी। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो गई। फिर बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी अगर सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये से फर्स्ट चार्ज ये आपका फर्स्ट चार्ज है Q1, ये Q2 है, तो ये फोर्स लगेगी 2 पर 1 की वजह से, और ये भी इसे रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव, नेगेटिव होंगे तो भी यही होगा, ये से इधर रिपेल करेगा और ये से इधर रिपेल करेगा। ठीक है, सेकंड आएगा, सेकंड प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब हो गया कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो ये से अपनी तरफ खींचेगा और ये से अपनी तरफ। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फिर अभी बताया था मैंने आपको, अच्छा, नेगेटिव
चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होता है E माइनस, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, ये प्रोटॉन E प्लस से शो करते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका उल्टा कर लो, एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें पूछ लेते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए इसलिए 1.6, वरना तो माइनस लिखते हैं। माइनस प्लस कुछ शो नहीं करते हैं, बस ये शो करते हैं कि नेचर अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, तो बस इनका नेचर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसमें और क्या पढ़ सकते हैं हम, यहीं पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा कि द स्मॉलेस्ट चार्ज possible in universe is the charge on one electron. So therefore any possible charge on any body is the integral multiple of charge on one electron. This is called quantization of charge. Quantization of charge, ठीक है ना, such that Q equals to NE। ठीक है, where N क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट, और E माइनस क्या हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। ऐसा नहीं होगा, चार्ज कभी पॉइंट्स में नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास कोई ए बॉडी है और आप कहो कि क्यू ए पर जो चार्ज है वो 1.2 ई है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, भाई ए बॉडी से बी बॉडी पे चार्ज जाएगा तो या तो एक ही जाएगा या दो ही जाएंगे या तीन जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि 1.2 ई चला गया, 2.7 ई चला गया, इस तरीके से नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो कभी भी चार्ज को चेक करना हो तो Q इक्वल्स टू NE और N की वैल्यू निकाल लो। अगर N की वैल्यू होल नंबर्स में आएगी तो देन इट इज़ करेक्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए काफ़ी है इतना, एक बार में इतना पढ़िए आप लोग।